हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास लेकर आया हूँ और जिसमें हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे मनोविज्ञान की भूमिका कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो देखिएगा कि मनोविज्ञान तो यहाँ पर मनोविज्ञान के रूप हम कहते हैं साइकोलॉजी। तो यहाँ पर देखा जाए कि जो साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना। साइकोलॉजी है जो दो शब्दों से मिलकर बना, जिसमें साइकी और दूसरा है लोगस। लोगस तो साइकोलॉजी है दो दो शब्दों से मिलकर बना, साइकी प्लस लोगस, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो यहाँ पर साइकी प्लस लोगस ये ग्रीक भाषा के शब्द है। तो यहाँ पर कौन सी भाषा के शब्द है? ग्रीक भाषा के शब्द है। यहाँ पर जो साइकोलॉजी है जो ग्रीक भाषा के साइकी प्लस लोगस दो शब्दों से बना, जिसमें साइकी का अर्थ आत्मा और लोगस का अर्थ अध्ययन करना होता है। तो जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है वह विज्ञान कहलाता है, आत्मा का विज्ञान। तो यहाँ पर जो मनोविज्ञान का जो विकास हुआ है वो विकास चार अवस्थाओं में हुआ। तो मनोविज्ञान का जो विकास वो विकास कितनी अवस्थाओं में हुआ? चार अवस्थाओं में हुआ, जिसमें हम प्रत्येक अवस्था की बात करेंगे कि कौन सी अवस्था में किस तरीके से विकास हुआ है। लेकिन जो साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया तो वो सन 1590 में रुडोल्फ गोयकल ने किया। तो सन 1590 में, तो यहाँ पर जो सन 1590 में रुडोल्फ गोयकल है जो साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता है। और वो कौन सी पुस्तक में करता है? तो उसकी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। तो यहाँ पर साइकोलॉजिया है, इस साइकोलॉजिया इस पुस्तक में सन 1590 में रुडोल्फ गोयकल इस शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन जो मनोविज्ञान का जो विकास हुआ है वो विकास कितनी अवस्थाओं में माना जाता है? तो मनोविज्ञान का विकास वो चार अवस्थाओं में माना जाता है, जिसमें सबसे जो पहली अवस्था है तो वो पहली अवस्था कौन सी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम अवस्था, तो प्रथम अवस्था के बारे में देखें कि प्रथम अवस्था में जो मनोविज्ञान था कौन सा विज्ञान कहलाता था। तो प्रथम अवस्था में जो मनोविज्ञान को कहा तो यहाँ पर प्रथम अवस्था, तो प्रथम अवस्था और प्रथम अवस्था में जो मनोविज्ञान कहलाता था तो वो कौन सा विज्ञान कहलाता? तो इसे कहते आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान यहाँ पर कैसा विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। और ये कौन सी अवस्था में कहा था? प्रथम अवस्था में कहा था। अर्थात यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में जो मनोविज्ञान को कहा कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। लेकिन मनोविज्ञान की जो ये परिभाषा आई थी, ये परिभाषा 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में आई थी। तो यहाँ पर मनोविज्ञान की जो परिभाषा थी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में कहा कि मनोविज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। लेकिन मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति मानी जाती है, तो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति मानी जाती है तो वो कहाँ से मानी जाती है? वो दर्शन शास्त्रों से मानी जाती है। तो दर्शन शास्त्रों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। लेकिन जो दर्शन शास्त्र है, इस दर्शन शास्त्र में भी इसकी उत्पत्ति मानसिक दर्शन शाखा से मानी जाती है। तो मानसिक दर्शन शाखा से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि मनोविज्ञान है तो वो कैसा विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान। लेकिन जो आत्मा का विज्ञान जो सबसे पहले जो कहा है वो किसने कहा है? तो जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है तो वो सबसे पहले जो कहने वाले व्यक्ति है अरस्तु है। तो यहाँ पर अरस्तु है, डेकार्टे हैं, प्लूटो है और रुडोल्फ गोयकल है।
तो रुडोल्फ गोएकल ये जो व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर ये व्यक्ति सबसे पहले कहते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन इनमें सबसे पहले जो कहने वाला व्यक्ति है तो वो कौन है? अरस्तु है। तो इस वजह से यहाँ पर जो मनोविज्ञान का जनक कहते हैं वो जनक कौन होगा? तो वो अरस्तु कहलाएगा। तो यहाँ पर मनोविज्ञान का जनक, तो मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो मनोविज्ञान का जो जनक है, मनोविज्ञान का जनक, तो मनोविज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहते हैं कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। लेकिन जो आत्मा का विज्ञान है, जो ये परिभाषा है, 16वीं शताब्दी के अंत में ये परिभाषा अमान्य हो जाती है। तो यहाँ पर इस परिभाषा की जो समाप्ति है, तो इस परिभाषा की जो समाप्ति है तो 16वीं शताब्दी के अंत में हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो आत्मा है उस आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। तो जब स्वरूप आकार ही नहीं है तो उसका अध्ययन किस प्रकार से किया जा सकता है? तो यहाँ पर उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो ये जो परिभाषा है इस वजह से 16वीं शताब्दी के अंत में ये समाप्त हो जाती है। और फिर इसके पश्चात जो मनोविज्ञान है वो दूसरी अवस्था को धारण करता है और दूसरी अवस्था में उसकी परिभाषा अलग होती है। तो यहाँ पर ये तो प्रथम अवस्था है जिसमें मनोविज्ञान को कहा कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। और ये परिभाषा कब दी गई थी? 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में दी गई थी। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? दर्शन शास्त्रों से मानी जाती है। और दर्शन शास्त्रों में भी इसकी उत्पत्ति मानसिक दर्शन शाखा से मानी जाती है। और सबसे पहले यहाँ पर जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान वो किसने कहा? अरस्तु ने कहा है, फिर डेकार्टे कहता है, प्लेटो कहता है और रुडोल्फ कहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो अरस्तु कहता है, इस वजह से इसे क्या कहेंगे? मनोविज्ञान का जनक कहेंगे। लेकिन आत्मा का कोई स्वरूप, आकार, चित्र नहीं होने की वजह से ये परिभाषा है वो 16वीं शताब्दी के अंत में समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर द्वितीय अवस्था, और द्वितीय अवस्था में जो मनोविज्ञान का विकास हुआ है तो वो किस प्रकार से? तो यहाँ पर द्वितीय अवस्था, तो द्वितीय अवस्था में कहा है कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? तो द्वितीय अवस्था में जो मनोविज्ञान को कहा जाता है कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। द्वितीय अवस्था में जो मनोविज्ञान कहलाता है कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन जो मनोविज्ञान की ये परिभाषा है, ये परिभाषा 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में आती है। तो यहाँ पर 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो मनोविज्ञान की परिभाषा आती है तो वो परिभाषा कहलाती है कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान। कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान है तो कैसा विज्ञान है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। और ये कब कहा था? 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में कहा था। लेकिन जो ये कहने वाला जो व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम है पाम्पोनोजी। तो पाम्पोनोजी है जो ये व्यक्ति है, ये कहाँ का रहने वाला है? इटली का रहने वाला है। इटली का रहने वाला। ये कहता है कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन जो इसका जो समर्थन किया था वो समर्थन यहाँ पर जॉन लॉक करता है। जॉन लॉक, जॉन लॉक, जॉन रिचर, जॉन लॉक, जॉन रिचर, कांट लिवनेज, कांट लिवनेज, तो कांट लिवनेज, जॉन मथाई, जॉन मथाई, ये जो मनोवैज्ञानिक है वो, ये जो मनोवैज्ञानिक है ये पाम्पोनोजी का समर्थन करते हैं और समर्थन करते हुए कहते हैं कि भाई पाम्पोनोजी कह रहा है, जो सही कह रहा है कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। और ये समर्थन करने वाले व्यक्ति कौन है? जॉन लॉक है, जॉन रिचर है, कांट लिवनेज है और जॉन मथाई है। लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत में, तो 17वीं शताब्दी के अंत में ये जो परिभाषा है, 17वीं शताब्दी के अंत में जो ये परिभाषा है, ये परिभाषा, इस परिभाषा की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। समाप्ति क्यों हो जाती है? क्योंकि जिस तरीके से आत्मा का कोई स्वरूप आकार नहीं होता, इसी तरीके से मन का भी कोई आकार स्वरूप नहीं होता है। और यहाँ पर मस्तिष्क, जो मस्तिष्क में जो चलने वाली अवसंरचना है, सोच है, दृष्टिकोण है, तो उसका भी कोई आकार स्वरूप नहीं होता है। इस वजह से जो मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान 17वीं शताब्दी के अंत में इस परिभाषा का भाई परित्याग कर देता है कि मनोविज्ञान अब न तो आत्मा का विज्ञान कहलाता है,
नेमनिया मस्तिष्क का विज्ञान कहलाता है। इसके पश्चात यहाँ पर मनोविज्ञान का जो आगे जो विकास होता है वो तीसरी अवस्था में होता है, और तीसरी अवस्था में मनोविज्ञान को कहा जाता है कि मनोविज्ञान एक चेतना का विज्ञान है। तो यहाँ पर तीसरी अवस्था की हम चर्चा करें कि तीसरी अवस्था में मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान था। तो दूसरी अवस्था में, तो यहाँ पर द्वितीय अवस्था में जो मनोविज्ञान को कहा कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, और ये 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में कहा था। और यहाँ पर सबसे पहले जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान वो इटली निवासी पाम्पोनो जी कहता है, लेकिन इसका समर्थन जॉन लॉक, जॉन रिचर, कांट, लिबनिज और जॉन मथाई करते हैं, और ये परिभाषा यहाँ पर 17वीं शताब्दी के अंत में समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात मनोविज्ञान तृतीय अवस्था को धारण करता है। तृतीय अवस्था, तृतीय अवस्था में जो मनोविज्ञान को कहा है कि तृतीय अवस्था में जो मनोविज्ञान को कहा है कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, चेतना का विज्ञान। तो चेतना का विज्ञान कहा गया, अवस्था में कहा गया, वो तृतीय अवस्था में कहा, तीसरे चरण में, थर्ड स्टेज में कहा। लेकिन यहाँ पर जो चेतना का विज्ञान है वो सबसे पहले कौन कहता है, तो उस व्यक्ति का नाम आता है विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स है ये व्यक्ति मनोविज्ञान को कहता है कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। लेकिन इसी के साथ में यहाँ पर विलियम वुंट कहता है, और साथ में विलियम टिचनर कहता है। विलियम टिचनर कहता है, तीनों ही कहते हैं कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, चेतना का विज्ञान। लेकिन इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग करता है तो वो कौन करता है, विलियम जेम्स करता है। तो यहाँ पर विलियम जेम्स है, यहाँ पर चेतना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता है, और वो कौन सी पुस्तक में करता है, तो उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इस पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग करता है। कौन से शब्द का, चेतना शब्द का। लेकिन यहाँ पर जो विलियम वुंट है, ये विलियम वुंट विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करता है। तो यहाँ पर विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की जाती है। तो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में तो यहाँ पर विलियम वुंट है, जो विलियम वुंट 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करता है। तो विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, तो विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, और वो प्रयोगशाला वो कहाँ पर स्थापित की जाती है, वो स्थापित की जाती है तो वो जर्मनी में की जाती है। और वो कौन सा शहर आता है, लिप्जिंग शहर आता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1879 में की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी, विलियम वुंट ने की। लेकिन विश्व की दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के बारे में हम चर्चा करें कि विश्व की दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, तो विश्व की दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की गई, ये जर्मनी में की गई थी। तो विश्व की दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1896 सन 1896 में वो जर्मनी के बुर्जबर्ग शहर में स्थापित की जाती है। तो जर्मनी का जो शहर है उस शहर का नाम है बुर्जबर्ग शहर। इस शहर में इसकी स्थापना की जाती है, और ये है जो विश्व की दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। लेकिन यहाँ पर इसकी जो स्थापना करता है तो वो कौन करता है, तो यहाँ पर इस व्यक्ति का नाम है ओसवाल्ड कुल्पे। तो ओसवाल्ड कुल्पे हैं जो विश्व की दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1896 में जर्मनी के बुर्जबर्ग शहर में स्थापित करता है। लेकिन हम भारत की चर्चा करें कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ और कब स्थापित की थी, तो यहाँ पर भारत की प्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, तो भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, तो भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो स्थापित की थी, तो वो प्रयोगशाला स्थापित की यहाँ पर सन 1916 में स्थापित की जाती है। तो सन 1916 में, और कलकत्ता में स्थापित की जाती है, कलकत्ता में स्थापित की जाती है, सन 1916 में की जाती है। और इसकी स्थापना जो करता है वो करता है नरेंद्र नाथ सेन।
तो नरेंद्र नाथ सेन है, तो जो भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सन 1916 में कलकत्ता में स्थापित करता है। लेकिन भारत की जो दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, तो यहाँ पर भारत की द्वितीय मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, तो यहाँ पर द्वितीय मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के बारे में हम चर्चा करें कि भारत की दूसरी जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो सन 1924 में स्थापित की जाती है। और वो कहाँ पर की जाती है? वो की जाती है मैसूर कर्नाटक में। तो मैसूर कर्नाटक में भारत की दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की जाती है, जो सन 1924 में की जाती है। और इसकी जो स्थापना करता है उस व्यक्ति का नाम है M.B. गोपाला स्वामी। तो यहाँ पर M.B. गोपाला स्वामी, इसकी स्थापना की जाती है, जो भारत की दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है। लेकिन यहाँ पर जो चेतना शब्द है, इस चेतना शब्द का खंडन किया जाता है। अर्थात यहाँ पर चेतना किसे कहेंगे? कि व्यक्ति है जो भी कार्य करता है उस कार्य में जो उसका उपस्थित मन है, वो उपस्थित मन उसकी चेतना कहलाता है या चेतन मन कहलाता है। चेतन मन कहलाता है। इसके बारे में हम देखें कि चेतना क्या चीज है। वो जो तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा, और सबसे पहले विलियम जेम्स कहता है, इसके पश्चात विलियम वुंट कहता है, और इसके पश्चात विलियम टिचनर कहता है। विलियम जेम्स अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता है। लेकिन विलियम वुंट है जो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला यहाँ पर स्थापित करता है। लेकिन विश्व की दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला वो 1896 में जर्मनी के बुर्जबर्ग शहर में ओसवाल्ड कुल्पे के द्वारा स्थापित की जाती है। लेकिन भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सन 1916 में कलकत्ता में नरेंद्र नाथ सेन के द्वारा स्थापित की जाती है। लेकिन भारत की दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सन 1924 में मैसूर कर्नाटक में स्थापित की जाती है, जो M.B. गोपाला स्वामी के द्वारा की जाती है। फिर इसके बाद में देखिए कि चेतना, यहाँ पर जो चेतना शब्द है, इस शब्द का जो खंडन किया था, चेतना शब्द है, इस शब्द का जो खंडन करने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है सिगमंड फ्रायड। तो यहाँ पर सिगमंड फ्रायड इसका खंडन करता है। और ये कौन से शब्द का खंडन करता है? चेतना शब्द का खंडन करता है, जो किससे संबंधित ये शब्द है? तो ये मन से संबंधित शब्द है, जिसमें यहाँ पर चेतन के बारे में, चेतन मन के बारे में कहता है कि मन चेतन ही नहीं होता, इसके अलावा दो मन और होते हैं। तो इस तरीके से जो मन होता है तो वो चेतन मन होता है। एक तो चेतन मन होता है, दूसरा होता है अचेतन मन होता है, अचेतन मन होता है। और जो तीसरा मन है वो होता है अर्ध चेतन मन, अर्ध चेतन मन। इस तरीके से यहाँ पर मन का विश्लेषण करता है। और ये विश्लेषण कौन करता है? सिगमंड फ्रायड करता है। और मन का विश्लेषण करते हुए जो यहाँ पर जो सिद्धांत देता है वो सिद्धांत कहलाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है, वो प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। लेकिन इस शब्द की जो निंदा करने वाला व्यक्ति है तो वो कौन है? तो यहाँ पर इस शब्द की जो निंदा करने वाला व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति का नाम है विलियम मैकडूगल। तो विलियम मैकडूगल इस शब्द की निंदा करता है, विलियम मैकडूगल इस शब्द की निंदा करता है। और यहाँ पर इस शब्द की निंदा करता है, और वो कौन सी पुस्तक में करता है? अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में। तो आउटलाइन साइकोलॉजी की जाती है, और ये निंदा करने वाला व्यक्ति कौन है? विलियम मैकडूगल है। लेकिन जो ये मनोविज्ञान की जो परिभाषा है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, जो ये कहा गया था, तो ये 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसे कहा गया कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? ये चेतना का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान की जो ये परिभाषा दी गई थी तो ये 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में दी गई थी। लेकिन इस परिभाषा की जो समाप्ति होती है तो वो समाप्ति 19वीं शताब्दी के अंत में होती है। 19वीं शताब्दी के अंत में होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान की जो चेतना का विज्ञान ये परिभाषा रही है तो ये कितनी शताब्दियों तक रही? ये 2 शताब्दियों तक रही। 2 शताब्दियों तक मनोविज्ञान को कहा गया कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। लेकिन यहाँ पर
एक निंदा युक्त, एक वर्षना युक्त यहाँ पर जो चेतना को शब्द को मानता है, तो वो कौन मानता है? विलियम मैकडूगल। तो यहाँ पर 19वीं शताब्दी के अंत में मनोविज्ञान इस परिभाषा का भी परित्याग कर देता है, इस परिभाषा का भी परित्याग कर देता है। और इसके पश्चात जो मनोविज्ञान है वो चौथी अवस्था को धारण करता है, चतुर्थ अवस्था को धारण करता है। वो चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो उसके बारे में देखें कि चतुर्थ अवस्था, तो मनोविज्ञान है जो चतुर्थ अवस्था में जो कहलाता है कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, तो मनोविज्ञान है तो वो व्यवहार का विज्ञान। तो चतुर्थ अवस्था, चतुर्थ अवस्था, और ये चतुर्थ अवस्था में जो कहा है कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। यहाँ पर चतुर्थ अवस्था में कहा है कि मनोविज्ञान अब न तो आत्मा का विज्ञान है, न मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, न चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान अब वर्तमान में है तो वो कौन सा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। और ये कब कहा गया था? ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कहा। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान कहलाता है? तो यहाँ पर इसे कहते हैं कि व्यवहार का विज्ञान। जो आज तक ये परिभाषा मानी जाती है कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। तो यहाँ पर आज तक ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा की जो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान जो पूर्ण रूप से प्रचलित मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर बात करें कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है, सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति कौन है? तो उस व्यक्ति का नाम है विलियम मैकडूगल। तो विलियम मैकडूगल सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग करता है। और ये कब करता है? सन 1905 में करता है। लेकिन सन 1908 में ये इसे लिखित रूप प्रदान करता है। और ये लिखित रूप कौन सी पुस्तक में प्रदान करता है? तो इसकी पुस्तक का नाम होता है सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय। तो सामाजिक मनोविज्ञान परिचय इस पुस्तक में सन 1908 में इसे लिखा जाता है। कौन से शब्द को? व्यवहार शब्द को। लेकिन व्यवहार शब्द का दूसरी बार प्रयोग, तो व्यवहार शब्द का दूसरी बार प्रयोग कौन करता है? व्यवहार शब्द का दूसरी बार जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति है, दूसरी बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति, प्रयोग करने वाला व्यक्ति, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो दूसरी बार प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है पिल्सबरी। तो पिल्सबरी है ये जो मनोवैज्ञानिक है, ये व्यवहार शब्द का दूसरी बार प्रयोग करता है। और ये कब करता है? सन 1911 में करता है। और सन 1911 में कौन सी पुस्तक में करता है? इस पुस्तक का नाम है मनोविज्ञान के मूल तत्व। तो मनोविज्ञान के मूल तत्व इस पुस्तक में यहाँ पर व्यवहार शब्द की दूसरी बार व्याख्या करने वाला जो व्यक्ति बनता है, तो उस व्यक्ति का नाम होता है पिल्सबरी। लेकिन यहाँ पर व्यवहार शब्द का जो तीसरी बार, और व्यवहार शब्द का जो तीसरी बार प्रयोग करने वाला और तीसरी बार जो सर्वाधिक व्याख्या करने वाला व्यक्ति आता है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम होता है वाटसन। तो व्यवहार शब्द का जो तीसरी बार प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम क्या है? वाटसन है। और यहाँ पर ये इस शब्द का जो प्रयोग करता है वो कब करता है? सन 1913 में करता है। कब करता है? सन 1913 में करता है। वो कौन से शब्द की व्याख्या करता है? व्यवहार शब्द की व्याख्या करता है। तो व्यवहार शब्द की जो सर्वाधिक व्याख्या की जाती है, तो वो व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? वो वाटसन के द्वारा की जाती है। व्यवहार शब्द की सर्वाधिक व्याख्या करने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति कौन है? वाटसन है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? व्यवहारवाद का जनक। तो यहाँ पर व्यवहारवाद का जनक, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो उस व्यक्ति का नाम होता है वाटसन होता है। और यहाँ पर व्यवहारवाद जो नामक पुस्तक लिखी जाती है, तो वो सन 1925 में लिखी जाती है। और ये पुस्तक कौन लिखता है? वो वाटसन लिखता है। कौन लिखता है? वाटसन लिखता है। जो मनोविज्ञान की परिभाषा है आज तक जो मानी जाती है कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, न चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान है तो कैसा विज्ञान है? वो व्यवहार का विज्ञान है।
तो इस तरीके से जो मनोविज्ञान का विकास हुआ, वो विकास कितनी अवस्थाओं में हुआ, तो वो 4 अवस्थाओं में मनोविज्ञान का विकास माना जाता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही पर्याप्त है। आगे अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।